हेलो एवरीवन। पिछले बार हम लोग बात कर रहे थे नेशनलिज्म के बारे में। अब हम लोग बात करेंगे इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन जो ब्रिटिश ने किया इंडियंस के साथ। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो प्रताड़ित हुए वो हैं पेजेंट्स। पेजेंट्स की हालत बहुत ख़राब हो गई। क्यों? क्योंकि ज़्यादातर जो लार्जर हिस्सा था ना लैंड के रूप में, वो ब्रिटिश ने कब्जा लिया था। इट टुक अवे द लार्जर पार्ट ऑफ द प्रोड्यूस इन द फॉर्म ऑफ लैंड रेवेन्यू एंड अदर टैक्सेस। अब इस तरीके से टैक्सेस वो लगाएंगे कि मनी लेंडर्स और इनके पास जाके क्लच और लैंडलॉर्ड्स के कब्जे में आ गए पेशेंट। छोटे छोटे जो किसान होते थे वो अपना खेती करके जाते थे, लेकिन इतना टैक्स बढ़ा देता था कि अब जो उगाया है उसको बेच दिया तो फायदा वहाँ पे हो नहीं रहा है, और टैक्स का रकम बहुत ज़्यादा है। तो खाना पीना कैसे चलेगा, किसी का गुजारा ये सब कैसे होगा? तो इसके चलते ये एक पेजेंट्स के लिए बहुत खतरा हो चुका था। तो ये इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन हमें दिख रहा था पेजेंट्स के ऊपर। साथ ही साथ आर्टिसंस एंड क्राफ्ट्समैन, जैसे कि आपको ड्रेन ऑफ वेल्थ में बताया था कि इंडिया को किस तरीके से रॉ मटेरियल्स की तरह यूज़ कर रहा था ब्रिटिश। क्या कर रहा था, यहाँ से सामान जो है उन सबको ले जाता था और अपने मैन मेड मशीन वहाँ से जाके अच्छे क्वालिटी ऑफ क्लोथ बनाता था। यहाँ से रॉ मटेरियल्स जो भी कॉटन हो गया, कोई अदर सिल्क हो गया, ये सब कहाँ से लेके जा रहा है? वो बंगाल से लेके जा रहा है, अदर पार्ट्स ऑफ इंडियन स्टेट से लेके जा रहा है, और वहाँ जा कहाँ लेके जा रहा है? इंग्लैंड लेके जा रहा है। ठीक है भाई, आप लेके तो जा रहे हैं, लेकिन किसी भी तरीके का आपको पैसा देना पड़ रहा है, बहुत कम पैसा। मतलब इतना सस्ते दामों पे अब आर्टिसंस और क्राफ्ट्समैन बेचेंगे तो क्या गुजारा बत्ता चल पाएगा? बिल्कुल नहीं। लेकिन इससे उनको कोई मतलब नहीं था, उनका सिर्फ अपना इंटरेस्ट फुलफिल करना था। उनको कोई मतलब नहीं है कि आर्टिसन के साथ क्या हो रहा है, क्राफ्ट्समैन के साथ क्या हो रहा है। तो सभी के साथ ये हो रहा है। अब देखो, जो आर्टिसन और क्राफ्ट्समैन है वो सब तो सिर्फ एक ही स्टेट से बंधे हुए नहीं होंगे, अलग अलग स्टेट्स में भी अलग अलग क्राफ्ट्समैन होंगे। जो पेजेंट्स है, हमारा देश जो था खेती प्रधान देश था ना, तो ये जो पेजेंट्स था ये सिर्फ एक ही स्टेट तक बंधा तो नहीं होगा, ये भी अलग अलग स्टेट का होगा। तो बोला भाई मेरे स्टेट में, बिहार स्टेट में मान लो कोई अच्छा ऐसा हो रहा है, चंपारण वाला कांड आप सुने ही होंगे, चंपारण बिहार वाला जो हुआ था इंडिगो ग्रोथ को लेके, हुआ था कि नहीं? और दूसरा साथ ही साथ आपका अलग अलग जो स्टेट्स है उसको भी यही। तो सभी किसान यहाँ पे एक साथ जुट रहे थे। तो ये क्या हो रहा था? ये नेशनलिज्म बढ़ रहा था, ये राष्ट्रवाद बढ़ रहा था कि हाँ भाई, तुम भी हम और तुम सब एक ही है, हमारा दर्द और तुम्हारा दर्द तो एक ही है। तो क्यों ना हम सब मिलके एक साथ उसके खिलाफ लड़े जो यहाँ खड़ा है। और कौन है वो? ब्रिटिश, उसके खिलाफ। सेम आर्टिसंस और क्राफ्ट्समैन ने एक साथ हुए और उन्होंने सोचा कि इसके खिलाफ तो आवाज उठाना चाहिए। इस तरीके से एक हो रहा था। ये छोटी छोटी घटना जो हम बता रहे हैं ना, पेजेंट्स के साथ जो घटना हुआ, आर्टिसंस और क्राफ्ट्समैन के साथ घटना हुआ, इस घटना के चलते ही ये नेशनलिज्म का भाव आया। वरना ये नेशनलिज्म का भाव कैसे आता? नेशनलिज्म का भाव आने के लिए कुछ तो होना जरूरी था। जैसे कि पेजेंट्स एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था, इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन, आर्टिसंस के साथ इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन हुआ, वर्किंग क्लास। अभी देखो, जैसे जैसे हम 19th सेंचुरी में कदम रखते हैं, ब्रिटिश ने कदम रखा, इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत तेजी से होने लगा। ठीक है, अब इंडस्ट्रियलाइजेशन होने लगा, मतलब नए नए मशीन बनने लगे, नए रेलवेज बनने लगा, नई फैक्ट्रीज बनने लगा। जब नया नया फैक्ट्रीज ये सब बनेगा तो हमको तो मजदूर चाहिए काम करने के लिए। अब मजदूर कौन होंगे? वो इंडियंस होते थे। अब देखो, जो मालिक होता था वो मेनली ब्रिटिश ही होता था। ठीक है, जो मालिक था वो ब्रिटिश होता था, और जो वर्कर्स थे वो सब इंडियंस थे। तो अब जो इंडियंस काम कर रहे हैं उन्हें अगर ढंग का पेमेंट आप नहीं दोगे तो वो काम कैसे करेगा? है कि नहीं? तो ये जो बहुत ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन होने लगा। देखो यहाँ पे एक सेंटेंस भी किस तरीके से लिखा है, द ग्रोथ ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री लेड टू द बर्थ ऑफ न्यू सोशल क्लास इन इंडिया, द वर्किंग क्लास। दे वर एक्सप्लॉइटेड बाय द फैक्ट्री ओनर्स हु वर जनरली इंग्लिशमैन, ऑल्दो दे वर फॉर्म्ड अ स्मॉल सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन, दे रिप्रेजेंटेड अ social outlook. The outlook of interests were very broad, covering whole of India, though their factories were located in cities. All these factors made their political thinking far more significant than their numerous strength. तो तुम देख सकते हो, ये लाइन से ही ये मतलब है कि देखो, ब्रिटिश उतना नहीं था, मालिक उतना नहीं था, सिटीज में ही इंडस्ट्रीज लगा हुआ था। इसके बावजूद भी जो बोलते हैं ना रूलिंग, वो कर रहा था। जैसे 80% ऑफ द इनकम मान लो कौन खा रहा है? 20% लोग जो ब्रिटिश है। मान लो पूरा जो 80% इंडिया में है, 20% लोग को ही पूरा 80% का हो रहा है। अभी मान लो तुम मजदूर हो, हम मजदूर हैं, सब एक फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, और हम सब कहाँ से आएंगे? हम सब गाँव से आएंगे। शहरों में जो भी फैक्ट्रीज लगाता है गांव से लोग आते हैं, वो लोग काम करने के लिए जाते हैं। तो यहाँ पे रूलर ब्रिटिश बना हुआ था और वो उस तरीके से ट्रीट करता था। तो उसके लिए तो बढ़िया, वो अपना तरीके से जैसे चलाएगा, जो मेहनता देगा, तुम काम कर रहे हो नहीं कर रहे हो उसको उतना ही मेहनता देना है। अब ये जो चीज़ हो रही थी ना, इसने बहुत तंगी फैसला कर दिया था। इसने सोचा इतना तंगी है भाई, और सिर्फ वर्किंग क्लास एक ही जगह नहीं है, बहुत जगह अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग जगह के लोग हैं, और वो सब तंग हो चुके थे इस ब्रिटिशर्स से। एक तो भाई ढंग का खाना नहीं, दूसरा जो मेहनत कर रहे हैं उसके लिए पैसा नहीं मिल रहा है,
तो इतने सारे छोटी छोटी चीज़ों के चलते उन्होंने सोचा कि नहीं, हम सबको एक तो करना पड़ेगा, एक आवाज़ होना चाहिए, एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए, नेशनल प्लेटफॉर्म, जहाँ पे हम सब अपनी बात को कह सकें। एजुकेटेड इंडियंस, अब देखो यहाँ तक तो बात ठीक है कि पेजेंट्स हो गया, आर्टिसन हो गया, वर्किंग क्लास हो गया, ये सब लोग उतने एजुकेटेड नहीं थे, लेकिन जो पढ़े लिखे इंडियंस थे, जो पढ़ाई कर चुके थे, अब उनको अगर अपने आप को साबित करना है तो वो सिर्फ एक ही चीज़ है, वो गवर्नमेंट जॉब। बिना गवर्नमेंट जॉब की वो क्या कर सकेंगे? कुछ नहीं कर सकेंगे। और गवर्नमेंट जॉब को इतना ज़्यादा हाई कंपटीशन हो गया था यहाँ पर। अब प्रमोशन तो है नहीं बेटा, अगर कोई भी एक गवर्नमेंट जॉब में जाता है तो वो तो इतना तो है, 5 साल 6 साल काम करेगा, उसको प्रमोशन मिले, कोई मोटिवेशन आए काम करने में। अगर इतना हाई कंपटीशन रहेगा एजुकेटेड इंडियंस के लिए और प्रमोशन नहीं रहेगा, तो तुम बताओ वो पढ़ा लिखा व्यक्ति क्या करेगा? वो किसके लिए काम कर रहा है? सबसे बड़ा चीज़ तो यही हो जा रहा है ना कि वो काम किसके लिए कर रहा है, किसके लिए वो ये सारी चीज़ें मेहनतें कर रहा है। तो घूम फिर के ये सबसे बड़ा क्वेश्चन उठ गया। ये तो 4 चीज़ है बहुत अच्छी तरीके से। अगर आपको बोर्ड एग्जामिनेशन में जब भी ये पूछा जाए इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन, तो आप ये 4 चीज़ों के बारे में बताएं। और जो मैंने पेजेंट्स के बारे में बताया, आपने अच्छे से पॉइंट बना के लिखना है, ठीक है ना। जब भी आप इस चीज़ को लिखें इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन, थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन करें, फिर पेजेंट्स को थोड़ा एक्सप्लेन करें कि क्या क्या चीज़ें हुई थी पेजेंट्स के साथ, फिर आर्टिसन के साथ एक्सप्लेन करें, वर्किंग क्लास का एक्सप्लेन करें, एजुकेटेड इंडियंस। कुल मिला के ये जो अगर आप चारों पॉइंट एक्सप्लेन करेंगे, आई थिंक मिनिमम 2 पेजेस तो जाएगा ही जाएगा। और यहाँ पर टीचर आपको 4 to 5 मार्क्स आराम से दे सकते हैं, ठीक है। ये बहुत अच्छा पॉइंट्स रहेंगे। अब चलो बात करते हैं रिप्रेसिव कॉलोनियल पॉलिसीज़ के बारे में, मतलब ऐसी पॉलिसीज़ जो इंट्रोड्यूस किया गया था इंडियंस को दबाने के लिए ही। सो देखो, जब ऐसा हालत था जहाँ पे खाने को बहुत तंगी था, वहाँ लॉर्ड लिटन क्या करा रहे थे, ग्रैंड दिल्ली दरबार 1877 में क्वीन विक्टोरिया को खुश करने के लिए लैक्स ऑफ रुपीज़ वर स्पेंट। समझ रहे दोस्तों, लैक्स ऑफ रुपीस खर्चा हुआ रहा था उस समय, जब 98 सेंचुरी के नज़दीक है, 19 सेंचुरी की तो बात है, 1877 है कि नहीं। और वहाँ पे लैक्स ऑफ रुपीस खर्चा कर रहा था, जबकि लाखों लोग भूखमरी से वहाँ पे परेशान थे। लॉर्ड लिटन ने एक और काम किया, महान काम है उनका, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट निकाला। जो ये चीज़ कवर अप होता है, जो लाखों लोग मर रहे थे, कोई चीज़ देश में चल रहा है, वो कौन किसके जरिए बताएगा? वो प्रेस के जरिए बताएगा, वो न्यूज़पेपर्स के जरिए बताएगा। उसने निकाल दिया वर्नाकुलर प्रेस एक्ट उस 1878 में। क्या बोला कि ये कि अगर आपका जो प्रेस है, कोई भी मैगजीन जो पब्लिश हो रहा है, कोई भी पेपर जो पब्लिश हो रहा है, जो ब्रिटिश के इंटरेस्ट के खिलाफ जाता है, उसे हम बंद करवा देंगे। देखो, द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट forbade vernacular papers to publish any materials that might excite the feelings of dissatisfaction against the British government। मतलब हमें जो पसंद नहीं हम उसे छपने नहीं देंगे। वाह क्या बात है। सोचो, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, 1878, इसको याद रखना। इंडियन आर्म्स एक्ट उसी समय निकाला गया। देखो, बहुत लोग इंडियंस जो विद्रोह बन गए थे, बहुत लोग के पास अपने पास हथियार रखना चढ़ गया, तो गवर्नमेंट ने उन्हें रोकने का क्या तरीका अपनाया? बोला कि भाई जिसके पास लाइसेंस नहीं है उसके पास हथियार नहीं होना चाहिए। सीधा बात, जिसके पास लाइसेंस है उसी के पास होना चाहिए। और लाइसेंस कौन देगा? ब्रिटिश देगा। ब्रिटिश उन्हीं को देगा जो उसके चमचे होंगे, बाकी सबको तो देगा नहीं ना कि विद्रोह और फैल जाए। अब देखो, इन्होंने और एक काम किया पढ़े लिखों के लिए। सबसे बड़ा काम ये किया है ब्रिटिश ने कि सिविल सर्विस एग्जामिनेशन जो 21 साल होता था उनका एज, घटा के 19 साल कर दिया गया। क्यों 19 साल किया है? इसीलिए किया है कि कंपटीशन पास ही ना कर सके। ICS का एक एग्जाम होता है, आज के डेट में वो UPSC एग्जाम होता है ना, सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। उस जमाने में जब सिविल सर्विस एग्जामिनेशन हो रहा था तो 21 साल से घटा के 19 साल कर दिया गया, ताकि इंडियंस को कंपीट करने में बहुत दिक्कत आ जाए। ब्रिटिश टेक्सटाइल्स इंपोर्ट ड्यूटीज, अब देखो ब्रिटिश टेक्सटाइल्स पे जो इंपोर्ट करते थे ड्यूटीज ना, उसको ड्यूटी फ्री ट्रीट कर दिया। मतलब यहाँ से जो रॉ मटेरियल्स लेके जाता था ब्रिटिश इंग्लैंड में, उसके ऊपर कुछ इंपोर्ट ड्यूटी देना पड़ता था। तो ब्रिटिशर्स ने बोला भाई हमें जो इंपोर्ट ड्यूटी देना पड़ता है हम उसी ड्यूटी को नहीं देंगे। तो नहीं देंगे तो भाई वो जो इंपोर्ट ड्यूटी देने से किसको मिलता? वो इंपोर्ट ड्यूटी का फायदा वो हमारे इन लोगों को मिलता, आर्टिसन और क्राफ्ट्समैन को मिलता, जो यहाँ के आर्टिसन क्राफ्ट्समैन थे, ठीक है ना, जो रॉ मटेरियल्स को दे रहे थे यहाँ से, उन सबको फायदा मिलता। लेकिन जब इंपोर्ट ड्यूटी ही नहीं दोगे तो भाई किसी को फायदा होगा नहीं, तो वो लोग नुकसान में चला गया और उन लोग का माथा पट गया। अब देखो सर CP इल्बर्ट, कुछ ब्रिटिशर्स देखो अच्छे भी थे। CP इल्बर्ट 1883 में उन्होंने एक काम किया, सोचा कि एक काम करो भाई, अभी तक तो क्या होता है, ये थे वाइसराय काउंसिल प्रिपेयर्ड अ बिल, इन्होंने एक बिल लाया जिसका नाम था इल्बर्ट बिल। ये कहते थे कि देखो अभी तक क्या होता था कि ब्रिटिशर्स इंडियंस का ट्रायल लेते थे ना कोर्ट में, अब ऐसा भी होगा। द बिल प्रोड्यूस फॉर द ट्रायल ऑफ ब्रिटिश और यूरोपियन पर्सन बाय इंडियंस। अब इंडियंस भी
यूरोपियन और ब्रिटिशर्स के ट्रायल को ले सकते हैं, मतलब कोर्ट में उनके खिलाफ सुनवाई सुना सकते हैं, जज बन सकते हैं, तो ऐसा करवा सकते हैं भाई। ये चीज़ जो ब्रिटिशर्स को अच्छा नहीं लगा। अभी तक तो वो अपने आप को सबसे ऊपर सोच के चल रहे थे, लेकिन ऐसा अगर कोई फैसला बोलेगा कि भाई हमारे खिलाफ कोई इंडियन फैसला सुनाएगा, ऐसा तो हो नहीं सकता। सीधा इसको मना कर दिया गया, बोला क्या ऐसी ऐसी बात नहीं है, ये ठीक बात नहीं है। तो उस समय ब्रिटिश जो इंडियंस थे उनको तब महसूस हुआ कि भाई ये जो हुआ है ना, ये इसको बोलते हैं रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। मतलब तुम मेरे खिलाफ बोल सकते हो कोर्ट में, मैं तुम्हारे खिलाफ नहीं बोल सकता कोर्ट में। ये कहां से बात हुई भाई? ये रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। ये जो छोटी छोटी घटनाएं हुई है ना दोस्तों, जो लोग प्रताड़ित हुए हैं, इन सब एक मतलब ये छोटे छोटे हीरे हैं बोल दो, इन सबको परोया गया एक धागा से, सबको एक किया गया। किसके लिए? ब्रिटिशर्स के लिए, ब्रिटिशर्स के खिलाफ। ब्रिटिशर्स ने देखो अचानक नहीं, ब्रिटिशर्स ने जो एनवायरमेंट पैदा किया ना, उस एनवायरमेंट से पैदा हुए हैं ये सब लोग, और सब सोचा कि एक साथ हमला करेंगे हर एक फील्ड पे, चाहे वो इकोनॉमिक फील्ड हो, डिफेंस फील्ड हो, सारे फील्ड से जो लोग प्रताड़ित हुए हैं वो सब एक हो जाओ और इन ब्रिटिशर्स को तो मार भगाना है इस देश से। यही मतलब है, ठीक है। आई होप यू लाइक द वीडियो, प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब। अब हम लोग दूसरे एक्सप्लॉयटेशन की बात करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।